पिछले पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन, फिर शिक्षण कौशल के 10 क्वेश्चन, फिर जीवन कौशल के 10 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि शिक्षण के संदर्भ में सही कथन नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पर मत जाइएगा, ये भी आप समझिए यहाँ से कि आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो शिक्षण के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि शिक्षण क्या है, यानी शिक्षण के बारे में आपको ठीक तरीके से पढ़ना है। शिक्षण क्या है, शिक्षण के अंतर्गत सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये बात गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है क्योंकि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी में आपके 3 मुख होते हैं, यानी शिक्षार्थी नंबर 1 पे, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, इसका प्रभाव पड़ता है। सिर्फ ये कक्षा में नहीं बल्कि कक्षा से बाहर निकल करके भी चीजों को हम सिखा सकते हैं, शिक्षण दे सकते हैं। तो यहां पर पहले प्रश्न में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठा करें क्लास। जैसे आज की क्लास से आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं सीखना है। पहला क्वेश्चन आपने ये सीखा है कि शिक्षण से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है जो ये आपकी स्क्रीन पर है, मिड डे मील। तो यानी सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, और जो भी योजनाएं इससे संबंधित है उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य यहां पर पूछ लिया गया, प्रमुख कारण पूछ लिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के लिए नामांकन संख्या बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो इसलिए स्कूल में ही भोजन की व्यवस्था की गई। 1995 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में फैसला लिया गया कि मिड डे मील, इसका नाम भी शायद बदल दिया गया है। जल्दी से बताइएगा, मिड डे मील का नाम अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है। ये एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में ये लागू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में, पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। प्रश्न अभी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इस योजना का नाम क्या कर दिया गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री के नाम पर इस योजना को कर दिया गया है। तो मिड डे मील का नया नाम क्या है, आपसे प्रश्न बन सकता है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए वर्ष 2021 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण योजना के नाम से इसको अब जाना जाने लगा है। ठीक है, पीएम पोषण योजना या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम बदला जा चुका है। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। तो मिड डे मील कार्यक्रम करने का प्रमुख कारण क्या है कि नामांकन यानी एडमिशन की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। ये जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए पहला प्रश्न आया था शिक्षण से संबंधित, दूसरा आ गया योजनाओं से संबंधित, तीसरा है सिद्धांत। अधिगम के संबंध में जो भी सिद्धांत दिए गए, कोई भी सिद्धांत आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कोहलर ने दिया है सूज का सिद्धांत। स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस का ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता था और अगर आप 3 के बारे में जानते थे तब भी आपका आंसर आ गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। प्रश्न पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उसको कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए, बन सकता है प्रश्न।
जल्दी से बताइएगा। देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चे ए लगा रहे हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था? बिल्ली, चूहे, मुर्गी पर इन्होंने प्रयोग किया था और इनके सिद्धांत को हम प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर भी इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य जो प्रयोग है इनका वो बिल्ली का ज्यादा पॉपुलर रहा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1913 में जो इन्होंने प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर, वो पॉपुलर हुआ। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित कुछ नियम भी दिए हैं, प्राथमिक और गौड़ नियम। प्राथमिक की संख्या 3 और गौड़ नियमों की संख्या 5। प्रश्न संख्या 4, अगला टॉपिक आपको एक कॉपी पे नोट कर लेना है अगर आप ठीक तरीके से पेपर का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो पूछा जा रहा है प्रश्न, अधिगम अशक्तता से, अधिगम संबंधी विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है? ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, अप्रेक्सिया है। प्रश्न संख्या 4 में आपका उत्तर होगा पढ़ने और लिखने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर जो आयोग ने माना था वो था डिसलेक्सिया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा? अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने हैं। किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. बर्नेट, E.M. रोजर्स, M.B. माइल्स या फिर एलन? उत्तर होगा 5वें प्रश्न के लिए E.M. रोजर्स का ये विचार है, कथन है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? अगला एक पॉइंट नोट करिएगा अपने नोट्स में कि आपको इन समितियों के बारे में पढ़ना है कि कौन सी समिति ने क्या प्रावधान किया है। ठीक है, और अगर आपके पास ये सारा नोट्स नहीं है समितियों से संबंधित तो हमारे पास सुपर टेट का हार्ड कॉपी नोट्स उपलब्ध है, बाई पोस्ट आपके घर तक जाता है, जबरदस्ती नहीं है, हमारा काम है आपको बताना। अगर आपको नीड है, अगर आपको लगता है कि नोट्स की आवश्यकता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर मैसेज करके आप नोट्स की जानकारी कर सकते हैं। कंप्लीट 14 विषयों के कंप्लीट नोट्स आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएंगे। हार्टोंग समिति के द्वारा भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया गया कि जो फालतू का खर्चा हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको इन समितियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेहता समिति, यशपाल समिति, जाकिर हुसैन समिति यहां पर दिया गया है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हार्टोंग समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात कही गई थी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के बारे में समिति ने मैट्रिक स्तर पर विशेष बल दिया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए प्रश्न संख्या 7, परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमिक स्केल में, आनुपातिक स्केल में। ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर शायद गलती से टाइप हो गया है। चलिए पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को। परम शून्य, एब्सोल्यूट, इसको कह सकते हैं एक तरीके से 0। तो यहां पर 7वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा आनुपातिक स्केल में। ठीक है, परम शून्य की स्थिति कब बनती है? आनुपातिक स्केल में। जो आनुपातिक वाला स्केल होता है वहां पर परम शून्य की स्थिति बनती है। पाठ प्रस्तावना कौशल, अब यहां पर आपको अगली पॉइंट का क्या बना लेना है हेडिंग, कौशल जितने भी हैं, प्रस्तावना कौशल है, दृष्टांत कौशल है, प्रश्नोत्तर है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। शिक्षण कौशल के अंतर्गत जितने भी कौशल हैं उन सभी को पढ़ना है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रस्तावना जब आप तैयार कर रहे होंगे तो वहां पर पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न ऐड किए जाते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो पूर्व ज्ञान यहां पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986, 1992, 2005, 2009। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 2005। ठीक है, यानी आपसे जो प्रश्न है वो एनसीएफ से भी पूछा जा सकता है, तो आपको एनसीएफ और आरटीई एक्ट दोनों ही पढ़ना है।
अगला प्रश्न देखिएगा, और एक बार वीडियो को आप सारे लोग लाइक जरूर कर दें, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? S.N. मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राम द्वारा, या फिर डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा? प्रश्न संख्या 10 में आपका उत्तर हो जाएगा वेलफेयर ग्राम द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अब ये परिभाषा है किस संबंध में? ठीक है, ये शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा है, मैनेजमेंट। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना पुनर्वास परिषद जो है 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। 1992 सितंबर 1992 में इस अधिनियम को संसद द्वारा भी पारित किया गया और 22 जून 1993 को ये अस्तित्व में आया। उद्देश्य क्या था इसका? क्वेश्चन नंबर 11 दिव्यांगजनों की शिक्षा से संबंधित था ये। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के समग्र विकास को लेकर के इसकी स्थापना की गई, ताकि जो दिव्यांगजन हैं उनको समान अवसर मिल सके सभी क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12 के लिए विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। अब यहां पर आपको क्या नोट करना है कि जो विकास के सिद्धांत आप पढ़ते हैं उनसे प्रश्न आ सकता है। हमने आपको शुरुआत नहीं बताया, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर पर नहीं जाना है, बल्कि इस क्लास से आपको सीखना है कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। विकासात्मक दिशा का जो नियम है वो मस्तकाधुमुखी और निकट से दूर दोनों को ही सम्मिलित करेगा, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, निकट से दूर और मस्तकाधुमुखी, सिर से पैर की ओर और निकट से दूर। अगला प्रश्न देखिए, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपके सुपर टेट के सिलेबस में सबसे पहले ये टॉपिक दिया गया है, वैयक्तिक विभिन्नता। क्या जरूरी है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 13, मार्गरेट मीड का ऐसा मानना था कि संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर सांस्कृतिक कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? अब जो आपकी लिपि है या जो शिक्षण विधियां हैं उसमें से कोई एक प्रश्न आ सकता है, खोज विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, 14वें प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं लुईस ब्रेल के द्वारा दी गई, जो स्वयं अंधे थे। तो 14वें प्रश्न में आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 बिंदुओं पर आधारित है यह विधि। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट है क्या? मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। चलिए, इनका नाम जुड़ा है ना, नाम के अनुसार आप आंसर करिए। मार्गरेट मीड का क्या मानना था? तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था संस्कृति, सांस्कृतिक, कल्चर जिसको कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पावलोव। अच्छा, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, बिने। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये ऑप्शन यहां पर छोड़ दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर पावलोव होगा। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 16वां प्रश्न यहां पर एक पुस्तक आई है। अब यहां से आपको यह सीख मिलती है कि मनोविज्ञान में जो भी पुस्तकें लिखी गई है, शिक्षा जगत में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको आपको याद करना है। अभी भी आपके पास समय है, बाद में पछताने से अच्छा है अभी जितना भी समय है उसको आप यूटिलाइज करें, सही प्रयोग करें। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 16 गाल्टन के द्वारा। यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? टॉपिक क्या है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकल्प है अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सभी कारक जो हैं बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी के साथ। टॉपिक क्या है? गहने की अधिगम सोपान की। अब सही क्रम आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा है तो कई बार हमने इसको बताया भी अपनी क्लासेस में। सबसे निम्नतम और सबसे उच्चतम भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए सबसे निम्नतम अगर आपसे पूछे, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो संकेत अधिगम होगा, और सबसे उच्चतम पूछे तो समस्या समाधान अधिगम होगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखिएगा, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है क्या कहलाती है? अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन या फिर आयोजन? उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए, आप बताइए। समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रश्न ढंग से पढ़िएगा वरना गलत हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, उसको उद्भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्भवन कहा जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए विकल्प सी के साथ। ये प्रश्न सुपर टेट में तो पूछा ही गया है, इसके अलावा ये प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ग्राहम बेल्स ने रचनात्मक विचार प्रक्रिया को 4 चरणों में वर्गीकृत किया था। तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन और सत्यापन। ठीक है, तैयारी में क्या होता है? परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हल करने के लिए एक समस्या के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है, सभी अनुभवों को कलेक्ट किया जाता है। उद्भवन में क्या होता है? ये धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बेसुध हो जाता है, समस्या को दर्शाता है। इस चरण में व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी या असफल प्रयासों को भूल जाता है और कार्य को प्रभावी ढंग से करता है। तीसरा है स्टेप प्रदीपन और चौथा है सत्यापन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद। लाइक कम है, सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी नहीं लगती है तो बगल में एक डिसलाइक का ऑप्शन होता है, वो आप दबा सकते हैं, और नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास में क्या अच्छा नहीं लगा, सुधार कहां पर हम करें ताकि क्लास और अच्छी हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहां गया? प्रश्न संख्या 20 था यहां पर, और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा, कहां है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में है। जो लोग सिकंदराबाद लगा रहे हैं उन सभी का आंसर गलत है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? कोलकाता में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन कौशल से अब 10 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यही से आपको समझना है कि किस तरीके से कोचिंग वाले, बहुत सारे लोग आपको डराते हैं ताकि आप डर के कोर्स खरीद लें। कोर्स हमारे पास भी है, नोट्स हमारे पास भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद सत्यता को जानें, और अगर आपको नीड है तभी लें, आप किसी के कहने पे ना जाएं। ठीक है,
अब जीवन कौशल से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन वो वही प्रश्न होंगे जो आपने यूपी टेट में या सीटेट में तैयारी करते समय पढ़ा होगा। पहले प्रश्न का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल होता क्या है? जीवन जीने के लिए जो जरूरी कौशल होते हैं वही जीवन कौशल कहते हैं। एक छोटी सी जानकारी, 59 मिनट का एक वीडियो है यूट्यूब पर जीवन कौशल का। अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट जीवन कौशल एक वीडियो में, तो यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा जीवन कौशल पापा वीडियो। इतना अगर आप सर्च कर लेंगे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। 1 लाख से अधिक लोग उसको देख चुके हैं, देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जीवन कौशल आपका उससे कवर हो जाएगा। लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। प्रश्न संख्या 21 की अगर हम बात करें, 21वें प्रश्न का आंसर हो चुका है दूसरा विकल्प, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। अब देखिए अभिप्रेरणा का क्या आपने पढ़ा नहीं है क्या? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आपने इसको पढ़ा है, लेकिन सुपर टेट के सिलेबस में इसको इन्होंने जीवन कौशल वाले पोर्शन में लिख दिया है। मतलब टॉपिक को डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में। 22वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? अब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये शिक्षण कौशल में भी, बाल मनोविज्ञान में भी पूछा जा सकता है। शिक्षण कौशल, सहानुभूति कौशल में पसंद नहीं करता, ना ही दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ना ही भ्रम में रहता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। जैसे कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जाते हैं हम सभी लोग, ठीक है, वहां पर हम कहते हैं हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, भगवान का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है, ऐसे कुछ, मतलब एक तरीके से हम दूसरे की परेशानी को समझ रहे हैं और ढांढस बता रहे हैं कि धैर्य रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही तो कहा जाता है सहानुभूति कौशल। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं, यहां पर एक ऑप्शन में अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है, एक ऑप्शन में प्रत्यक्ष है, यहां पर आप अप्रत्यक्ष कर लीजिए, अप्रत्यक्ष। ठीक, अब आंसर करिए, बताइए पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार जो है धनात्मक और प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है, क्योंकि पुरस्कार प्राप्त करना किसको नहीं अच्छा लगेगा भाई? अच्छा लगेगा, सकारात्मक फीलिंग आएगी, पॉजिटिव। तो ये एक आनंददायक और सुखद अनुभूति है और प्रत्यक्ष है, क्योंकि आप किसी को अगर पुरस्कार देते हैं, वो बात अलग की है कि आप फोन पे पर 500 रुपए 1000 रुपए भेज दें या कुछ ऑर्डर कर दें, बट उसके पास जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप में ही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, अब शिक्षा का अधिकार आरटी आपने सबने यूपी टेट में सीटेट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस टॉपिक को जीवन कौशल वाले टॉपिक में ऐड किया गया है, तो ज्यादा घबराना नहीं है आपको। 25वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ये प्रश्न जब आया था पेपर में, बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में इसका आंसर गलत कर दिए थे, क्योंकि ये आरटीई 2009 कहा जाता है। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। तो 50% से अधिक बच्चों ने इसका आंसर 2009 लगाया था उस समय, क्योंकि प्रेशर बहुत था, तैयारी का प्रेशर बहुत था। 1 महीने मिला था, सिर्फ 1 महीना सिर्फ मिला था पढ़ने के लिए। तो यहां पर आपका आंसर, अभी भी देखिए बहुत सारे लोग 2009 ही लिख रहे हैं। क्या कहा जाए, वैसे क्या कहा जाए बताइए? क्लास में लगभग 10 से 15 लोग अभी भी 2009 ही लिख रहे हैं, क्या ही बताया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 कहा जाता है, प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ध्यान रखिएगा इस बात को। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये विचार किसने दिया? अरस्तु, ह्यूम, अर्बन, हॉफडिंग के द्वारा। प्रश्न संख्या 26, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, अर्बन का ये विचार, मूल्य की परिभाषा इन्होंने दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? समाज के द्वारा प्राप्त होता है जो। गलत हो गया ना, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का पेपर और प्रैक्टिस करना जरूरी है। वैकेंसी की बातें साइड में रख करके तैयारी करना जरूरी है। प्रश्न संख्या 27 में आपका उत्तर होगा आत्मगौरव, सामाजिक प्रेरक। भूख सामाजिक थोड़ी होगा, शारीरिक हो गया भूख और प्यास।
अगला प्रश्न, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता, जागरूकता। जो पढ़ करके नहीं गया होगा, नए तरीकों को सोच करके वो नवीनता ही लगाएगा, है ना, लेकिन नवीनता इसका आंसर नहीं है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, नए तरीकों का इस्तेमाल करके अलग ढंग से कुछ कार्य कर रहे हैं तो इसको सृजनात्मकता कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मायर, पार्सन्स, हॉक या फिर ब्रेवर। क्वेश्चन नंबर 29, आप में से जो भी लोग सुपर टेट के नोट्स की जरूरत है वो सारे लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। अभी सुपर टेट के नोट्स पर छोटा सा ऑफर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके से आप हार्ड कॉपी के नोट्स अपने घर तक पहुंचा सकते हैं मिनिमम चार्जेस में। घर पे जब नोट्स रखा होगा तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक समय तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से 2021 से प्रक्रिया हमने शुरू की थी, काफी लोगों तक इसका लाभ पहुंच चुका है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए और इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले पार्सन्स के द्वारा किया गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 29 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टिक नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है। प्रश्न संख्या 30, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग। प्रश्न संख्या 30, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए? तो सफाई, सच्चाई, श्रम, समानता, सहयोग, इन सभी को स्वीकार किया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए काम करते हैं फटाफट से, आप सभी के लिए छोटा सा यहां पर क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करा देते हैं। जो भी प्रश्न आपके गलत हुए थे वो दोबारा से आप गलत मत करिएगा, गलती से भी आप इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। तो आइए रिवीजन करा देते हैं सभी प्रश्नों का। लग जाओ पीडीएफ। चलिए देख लीजिएगा एक बार फटाफट से। ये क्वेश्चन हमने जो आपको कराए हैं ये पिछली शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बैक टू बैक आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। पहला प्रश्न था, इसका आपने आंसर किया था कि शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। कथन गलत है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील शुरू किया गया था ताकि नामांकन संख्या बढ़ाई जाए। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। पढ़ने और लिखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 4 डिसलेक्सिया कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, नवाचार के बारे में कथन था और यह कथन दिया गया था EM रोजर्स के द्वारा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में हार्टोग समिति ने सबसे पहले अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। प्रश्न संख्या 7 उत्तर हो गया था 7वें प्रश्न में आनुपातिक स्केल में। क्वेश्चन नंबर 8 पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये परिभाषा बड़ी सी परिभाषा शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में ये दी गई थी वेलफेयर ग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का उद्देश्य दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 12 विकासात्मक दिशा का नियम जो है वो निकट से दूर और मस्तकाधोमुखी दोनों को सम्मिलित करता है। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक संस्कृति है, सांस्कृतिक कारक है। ब्रेल लिपि के जनक हैं लुइस ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 15 प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक गाल्टन के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर बालक के विकास को ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर हो गया था यहाँ पर आपका संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। सृजनात्मकता की वह अवस्था जिसमें समस्या पर ध्यान नहीं देता, इसको उद्भवन कहा जाता है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 21 जीवन कौशल का उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया और सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानी को समझता है। पुरस्कार धनात्मक और प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये स्टेटमेंट किसका है? तो अर्बन के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है। मूल्य की एक परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आत्मगौरव। क्वेश्चन नंबर 28 अलग ढंग से कार्य करने, तो यहां पर उत्तर हो गया था आपका सृजनात्मकता। व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पार्सन्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 इन सभी को उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जीवन कौशल का जो पापा वीडियो का जो लिंक है वो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, यहीं से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप YouTube पे सर्च करेंगे जीवन कौशल पापा वीडियो या फिर जीवन कौशल सुपर टेट ऐसे लिखेंगे तो आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा। लगभग 1 लाख से अधिक लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। उसमें लिखा होगा एक ही वीडियो से 10 नंबर पक्के करें। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जीवन कौशल का जो डर है वो निकल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी परीक्षा हो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी एक सीट उसमें जरूर पक्की हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नाम हम आपकी आज नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।